नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का 1 दिवसीय दौरा रहा। इस दौरान चंडीगढ़ के साथ ही पंजाब और हरियाणा के लिए करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की और कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पंजाब के जालंधर में विकास रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखे हमले बोले। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान पार्टी करार दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में केंद्र सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया पंजाब के विकास के लिए भेजा गया है, लेकिन पूर्व में जो भी सरकारें रही हैं और इस वक्त की जो आम आदमी पार्टी सरकार है, वो केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब के विकास के लिए भेजे जा रहे पैसे को लूटने में लगी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सरकार कर्जे पर विज्ञापन कर रही है और जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। पंजाब में कुछ दिन पहले शुरू की गई मावां धियां सत्कार योजना को लेकर भी प्रधानमंत्री ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि पंजाब की महिलाओं के साथ धोखा किया गया है। उनको जो वादा किया गया था, उस वादे के हिसाब से करीब 50 महीने का पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन पंजाब की महिलाओं के साथ धोखा किया गया है और उन्हें चुनाव से ठीक पहले थोड़े बहुत पैसे देकर अपने साथ एक बार फिर से जोड़ने का आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है। इसके साथ ही पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब में लगातार गैंग वॉर हो रहे हैं, कब कहां गोली चलेगी किसी को कुछ नहीं पता। पंजाब के पुलिस थानों पर हमले हो रहे हैं। इसे लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में चिंता जताई। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को लगातार निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के कई ऐसे मंत्री रह चुके हैं जिन पर रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो कि इस वक्त जमानत पर बाहर हैं और कई नेताओं पर गंभीर आरोप हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के साथ ही प्रधानमंत्री ने पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह पर भी कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि पंजाब में कांग्रेस में कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है, रोना धोना चल रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने शिरोमणि अकाली दल को स्वार्थी पार्टी करार दिया। ये रैली पंजाब में विकास रैली के नाम पर आयोजित की गई थी, जिसमें बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मंच पर मौजूद थे। पंजाब में बीजेपी की पूरी लीडरशिप मंच पर मौजूद थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम करते हुए आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के साथ ही कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को निशाने पर लिया है। प्रधानमंत्री ने शिरोमणि अकाली दल को स्वार्थी पार्टी करार दिया है, जिसके बाद क्या बीजेपी के साथ शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हो सकता है, उसे लेकर एक बार फिर से सवाल उठ गए हैं। हालांकि हम प्रधानमंत्री के दौरे पर जो सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, अगर उनकी बात करें तो कई बड़ी सौगात पंजाब, हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ को केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जींद पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की भी शुरुआत की गई है, जो कि जींद से लेकर हरियाणा के सोनीपत तक चलेगी और हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस ट्रेन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक बड़ी परियोजना थी जिसका लाभ हरियाणा और देश के लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑल्टरनेट फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन के विकल्प पर केंद्र सरकार गंभीरता से काम कर रही है। अगर हम इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिनका उद्घाटन किया गया, उनकी बात करें तो कुल मिलाकर 24,870 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को दी गई है। जींद में सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे थे। वहां पर 14,700 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ ही देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई है। इसके बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 4,700 करोड़ से अधिक की लागत वाली योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी बॉयज़ हॉस्टल की सौगात दी गई है। कुल मिलाकर 4,700 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चंडीगढ़ को एक तरह से दिए गए हैं। चंडीगढ़ में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा भी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। इसके साथ ही पीजीआई को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी यादें भी साझा की है। उन्होंने कहा कि जब वो पंजाब और चंडीगढ़ में थे तो इस दौरान पूरे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से कई लोग उनके संपर्क में आते थे जो चाहते थे कि पीजीआई चंडीगढ़ में उन्हें इलाज मिल सके। इसी वजह से वो पीजीआई चंडीगढ़ भी कई बार गए हैं। ये बात भी प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम था उसमें मौजूद जनता के साथ साझा की है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से पीजीआई चंडीगढ़ के कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अगर अब उसमें आपको बताएं तो एडवांस
न्यूरो साइंस सेंटर और एडवांस मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर मुख्य रूप से शामिल हैं। अपने इस दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री जालंधर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 5,770 करोड़ से अधिक के रेलवे और रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए हैं। इसके तहत उन्होंने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के एक अगले चरण को नियंत्रित पैकेज के तौर पर देश को समर्पित किया है। इसके साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट के साथ ही 75 अन्य रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें आधुनिक बनाया गया है, उनकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। इसके साथ ही काशी से अमृतसर को जोड़ने के लिए एक ट्रेन की शुरुआत की गई है। गुरु रविदास जी को ये ट्रेन समर्पित की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। इस दौरान प्रधानमंत्री ट्रेन के अंदर भी दिखाई दिए। जब ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई तो उससे पहले अंदर जाकर संत श्री निरंजन दास से उन्होंने मुलाकात की। अंदर जो अन्य यात्री सवार थे उनके साथ भी वो बातचीत करते हुए दिखाई दिए हैं। तो कुल मिला के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर कुरुक्षेत्र में कुछ एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई थी और इन एलईडी स्क्रीन्स पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर संदेश दिखाए जा रहे थे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा की ओर से भी कुछ स्वागत संदेश इन एलईडी स्क्रीन्स पर दिखाए जा रहे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि बुधवार और गुरुवार की दरमियानी देर रात को कुछ अज्ञात बाइक सवार वहां पर पहुंचे और इन एलईडी स्क्रीन्स पर पथराव कर दिया, जिसके बाद ये एलईडी स्क्रीन्स पूरी तरह से टूट गई। इस पूरे मामले को लेकर कुरुक्षेत्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और जो हमलावर पहुंचे थे उनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि खास तौर पर इन एलईडी स्क्रीन्स को टारगेट किया गया जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर जानकारियां चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए पहुंच रहे थे, उसे लेकर जानकारियां चल रही थी। लेकिन इन अज्ञात युवकों ने इन्हीं स्क्रीन्स को टारगेट किया और पूरी तरह से तोड़ दिया। इस मामले को लेकर कुरुक्षेत्र पुलिस अपनी जांच कर रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 9 एलईडी स्क्रीन्स को टारगेट किया गया और इससे 12 लाख रुपए से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम को हैंडल कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा थानेसर के मंडल प्रधान विश्वकांत शर्मा। उनकी ओर से कुरुक्षेत्र पुलिस को जानकारी दी गई है और बताया गया है कि 9 एलईडी स्क्रीन्स को टारगेट किया गया है और बुधवार की रात को 8 बजे के आसपास ये स्क्रीन्स लगाई गई थी और लगातार इन स्क्रीन्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत संदेश चल रहे थे। इन्हीं एलईडी स्क्रीन्स पर जो हरियाणा के जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाइड्रोजन ट्रेन की शुभारंभ करने का कार्यक्रम है, उसको लाइव भी दिखाए जाने का प्रोग्राम था, लेकिन उससे पहले ही इन स्क्रीन्स को डैमेज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 से 3 बजे के बीच 3 युवक बाइक पर आए थे। उन्होंने इन स्क्रीन्स को टारगेट किया, इन पर पथराव कर दिया और पूरी तरह से ईंट और पत्थर से एलईडी स्क्रीन्स को डैमेज कर दिया। 9 स्क्रीन्स, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस घटना में पूरी तरह से डैमेज हुई हैं और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल कुरुक्षेत्र पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता जो हैं विश्वकांत शर्मा, उन्होंने कहा है कि हमला किसी ने निजी दुश्मनी से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को टारगेट करते हुए किया है और इस मामले में वो चाहते हैं कि पुलिस इन हमलावरों को जल्द से जल्द अपनी गिरफ्त में ले। बताया जा रहा है कि इस सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल के सामने लगी एलईडी स्क्रीन को टारगेट किया गया। इसके अलावा थीम पार्क, मोहन नगर, सेक्टर 5, सेक्टर 7, पुलिस लाइन, पिपली चौक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सेकंड और थर्ड गेट पर जो एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई थी उन पर भी पथराव किया गया। इन युवकों को अच्छे से पता था कि कहां कहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एलईडी स्क्रीन्स लगाई हैं और इन्हीं स्क्रीन्स को टारगेट किया गया। तो क्या ये पूरा मामला कोई राजनीतिक द्वेष की भावना से किया गया है, इस एंगल पर भी तफ्तीश हो रही है। ये बाइक सवार जिस रूट से होते हुए एलईडी स्क्रीन्स को नुकसान करके भागे हैं, वहां के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी लगातार कुरुक्षेत्र पुलिस के द्वारा खंगाली जा रही हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को पंजाब पुलिस की एसआईटी ने सम्मन जारी किया है। सम्मन के मुताबिक सुखबीर सिंह बादल को चंडीगढ़ में 20 जुलाई को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। एसआईटी के सामने उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। ये पूरा मामला 2015 के बहिबल कलां और कोट कपूरा पुलिस गोलीकांड से जुड़ा है और इसी मामले को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी लगातार इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। जब 2015 में घटना हुई थी तब सुखबीर बादल पंजाब के डिप्टी सीएम थे, उनके अंडर ही पंजाब पुलिस थी, गृह मंत्रालय उनके पास था। इसी वजह से एसआईटी ने अब उनको सम्मन जारी करके जांच में शामिल होने के लिए कहा है।
इस पूरे मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पंजाब के सीनियर बीजेपी नेता विजय सापला के बयान भी एसआईटी के सामने दर्ज हो चुके हैं। विजय सापला ने एसआईटी को दिए अपने बयान में बताया है कि उस वक्त जो एक मेमोरेंडम राज्यपाल को दिया गया था उस पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर होने से इनकार किया है। ये मेमोरेंडम बेअदबी मामलों के संबंध में सुखबीर बादल के साथ तत्कालीन राज्यपाल को सौंपा गया था। इसी विसंगति की कड़ियों को जोड़ने के लिए एसआईटी सुखबीर बादल से पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के ओएसडी रहे मनतार सिंह बराड़ से भी एसआईटी ने पूछताछ की है। मनतार सिंह बराड़ जो कि अकाली दल के विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने एसआईटी के सामने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से ठीक पहले रात को मुख्यमंत्री जो कि उस वक्त प्रकाश सिंह बादल थे, गृह मंत्री और डिप्टी सीएम जो कि सुखबीर सिंह बादल थे और तत्कालीन डीजीपी सुमेध सैनी के बीच रात के वक्त लंबी बातचीत हुई थी और उसमें तय हुआ था कि जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं उस भीड़ को मौके से हटाया जाएगा। बहिबल कलां और कोटकपूरा में ये प्रदर्शन हो रहे थे। 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले सामने आने के बाद प्रदर्शनकारी कोटकपूरा और बहिबल कलां में सड़कों पर बैठ गए थे और लगातार इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि 2015 में फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना हुई थी और इसके विरोध में सिख संगत द्वारा कोटकपूरा और बहिबल कलां में शांतिपूर्ण रोष प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस द्वारा वहां पर एक्शन किया गया था, गोलीबारी की गई थी और इस घटना में बहिबल कलां में 2 सिख युवकों की मौत हो गई थी और कई लोग उस वक्त घायल हुए थे। तत्कालीन अकाली बीजेपी सरकार में सुखबीर सिंह बादल उस वक्त डिप्टी सीएम थे, गृह मंत्री भी वही थे, इसलिए घटना के आदेशों और उनकी जवाबदेही को लेकर एसआईटी अब उनसे पूछताछ करना चाहती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि सम्मन मिलने के बाद वो एसआईटी के सामने पेश होंगे, वो कानून का सम्मान करते हैं और जब भी एसआईटी उनको बुलाएगी वो एसआईटी के सामने जरूर जाएंगे। हालांकि उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बेअदबी के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति की जा रही है और ये एक राजनीतिक ड्रामा है। सिर्फ मीडिया में इस मामले को हाइप करने के लिए उन्हें ये सम्मन जारी किया गया है और न्याय दिलाना सरकार का मकसद नहीं है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि 10 साल से इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन उस वक्त जब वो डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो बेअदबी मामले के दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। तो फिलहाल इस मामले को लेकर जो पीड़ित परिवार हैं उनकी नाराज़गी भी लगातार बनी हुई है। बहिबल कलां गोलीकांड में पीड़ित परिवार के सदस्यों ने नाराज़गी जाहिर की है। उनका कहना है कि इस घटना को 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इससे पहले भी एसआईटी इस मामले को लेकर बनाई गई थी, लेकिन पिछली एसआईटी भी सुखबीर बादल से कई बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन नतीजा शून्य रहा है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है। पंजाब सरकार का कहना है कि एसआईटी को फ्री हैंड दिया गया है, वो अपने तरीके से इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, इस मामले के पीछे कोई राजनीति नहीं है। लेकिन जिस दिन सुखबीर बादल को सम्मन जारी हुआ है, यानी गुरुवार के दिन ये सम्मन जारी हुआ है और उससे ठीक एक दिन पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान की तरफ से एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान को लेकर भी लगातार चर्चा जारी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिक्रम सिंह मजीठिया जिन्होंने पंजाब में ड्रग्स को फैलाया उन पर मामला दर्ज किया जा चुका है और अब अगला नंबर सुखबीर बादल का है, जो उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवाई थी। उस मामले को लेकर उनकी जवाबदेही होगी, उनका भी जेल जाने का नंबर आने वाला है। इसी वजह से शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति की जा रही है, सुखबीर बादल को जबरन इस मामले में फंसाने और टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए जारी किया गया है और हिमाचल प्रदेश सरकार को कहा गया है कि इस दौरान पूरी सावधानी रखी जाए, क्योंकि इस तेज बारिश के दौरान फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं और इसके साथ ही लैंडस्लाइड की घटनाओं में भी इजाफा हो सकता है। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। जिन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां के स्थानीय प्रशासन को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे प्रशासनिक अमले को अलर्ट पर रहने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के आम लोगों और पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। पर्यटकों को कहा गया है कि वो नदी नालों से दूर रहें,
क्योंकि फ्लैश फ्लड की घटनाएं होने के कारण नदी नालों में पानी के तेज बहाव के साथ पत्थर, मलबा और कीचड़ बहकर आ जाता है, जिसके कारण पर्यटकों की गाड़ियां और इसके साथ ही जो अन्य वाहन हैं वो इस मलबे की चपेट में आ सकते हैं। आम लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो बारिश के दौरान किसी भी जगह पर यात्रा करने से बचें, क्योंकि बारिश के दौरान पहाड़ नरम पड़ जाते हैं, ऐसे में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जो स्पेसिफिक अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक मंडी, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा के क्षेत्रों के लिए ये विशेष अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। 19 जुलाई से 23 जुलाई के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। मध्य पहाड़ी इलाकों और आसपास के निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लिए 19 से 23 जुलाई के बीच भारी से बहुत भारी बारिश का ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मध्य पहाड़ी इलाकों के लिए 20 से 22 जुलाई के बीच सामान्य से अधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो एक पूरी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने तमाम ये जो जानकारी है वो हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन के साथ शेयर कर दी है। लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पे पर्यटक जो कि हमने देखा है कि नदी नालों के करीब चले जाते हैं फ़ोटो लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, तो ऐसे लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि मॉनसून अब एक बार फिर से 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच सक्रिय होगा। ऐसे में लोग सावधानी से यात्रा करें। जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने गए हैं वो नदी नालों से दूर रहें। आम लोगों को भी सावधान रहने की एडवाइजरी जारी की गई है और हिमाचल प्रदेश सरकार को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और ये रिजल्ट पंजाब और हरियाणा के लिए सामूहिक खुशी लेकर आया है, क्योंकि इन्हीं दोनों राज्य के 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस परीक्षा में ज्वाइंटली टॉप किया है। पंजाब के लुधियाना के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के फरीदाबाद के पांशुल बंसल ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है और इस एग्ज़ाम में ज्वाइंटली टॉप किया है। दोनों ही परिवारों में खुशी का माहौल है। लुधियाना के रहने वाले आर्यन गुप्ता के परिवार का कहना है कि उनके बच्चे ने इस एग्ज़ाम को लेकर कड़ी मेहनत की थी और इसी दिन रात की मेहनत की वजह से उसे ये कामयाबी मिली है। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में भी खुशी का माहौल है। पांशुल बंसल के परिवार का कहना है कि उनके बच्चे की कड़ी मेहनत की वजह से आज ये सपना उनके परिवार का पूरा हुआ है जब पांशुल बंसल ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। एनटीए ने रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी है। छात्र एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ 715 से 213 और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कट ऑफ 212 से 177 आरक्षित की गई है। इसके अलावा एनटीए की ओर से फाइनल आंसर की भी जारी की गई है। छात्र अपने उत्तरों की जांच करने के लिए फाइनल आंसर की भी देख सकते हैं। तो फिलहाल एनटीए ने रिजल्ट जारी कर दिया है। नीट एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी विवाद रहा था। इससे पहले नीट का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर लीक होने के कारण उस एग्ज़ाम को रद्द किया गया और उसके बाद एक री एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया गया था। फिलहाल इस एग्ज़ाम को लेकर पंजाब और हरियाणा के बच्चों ने टॉप किया है और ऑल इंडिया रैंक 1 ज्वाइंटली हासिल की है। इसी वजह से दोनों राज्यों में खुशी का माहौल है। कई राजनेताओं ने, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने राज्य के टॉपर को बधाई दी है और इस कामयाबी की मुबारकबाद दी है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।